नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। गुड मॉर्निंग, आप इंडिया डेली देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। तो बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। बात करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की गीतू। सबसे पहले बात करेंगे सावन के तीसरे सोमवार की। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्ति में डूबे श्रद्धालु मंदिरों में लंबी लंबी कतार में लगे हुए हैं। महादेव के दर्शन और जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। दूध, बेलपत्र, जलाभिषेक करते हुए महिलाओं ने बड़ी संख्या में भगवान शिव की आराधना कर रही है। बिल्कुल, और दूसरी खबर की बात होगी और उसमें लोकसभा में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे लगातार चर्चा होनी है। तो आज वो दिन है जिसको लेकर विपक्ष पिछले 1 हफ्ते से हमलावर है। पहले दिन से ही पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप का सीज फायर का दावा सरकार से जवाब मांग रहे हैं। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो तीसरी खबर है SIR लिस्ट से जुड़ी हुई, जहां बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट बनाने का पहला चरण पूरा हो गया है। बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें 65 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। आंकड़ा संशोधन के बाद अब तक कुल 7.24 करोड़ मतदाता के नाम हटाए गए हैं। चौथी खबर गीतू आपको बताएं। बिल्कुल, और ये देखिए बाराबंकी के मंदिर में हादसा हुआ है। बाराबंकी में अवसानेश्वर मंदिर में मची भगदड़ से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बिजली का तार टूटकर गिरने से ये भगदड़ मची। तो ये चारों खबरें आज हम आपको बताएंगे। वहीं सबसे पहले बात कर लेते हैं कंचन आज के मूड की। तो आज मूड शिवमय है। सावन का तीसरा सोमवार है और मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आज सावन का तीसरा सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। श्रद्धालु मंदिरों में लंबी लंबी कतार लगाए हुए हैं। महादेव के दर्शन करने के लिए, जब अभिषेक करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूध, बेलपत्र, जलाभिषेक करते हुए महिलाओं ने बड़ी संख्या में भगवान शिव की आराधना की है। वहीं अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अयोध्या में श्रीश्वरनाथ मंदिर में भक्तों ने पूजा की है। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव का अति प्रिय माह माना जाता है। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये महीना अति विशेष महत्व रखता है। बिल्कुल, और इस महीने में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, जो शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। सावन का महीना बारिश के मौसम से जुड़ा होता है, जो इसे और भी पवित्र और भक्तिमय बना देता है। तो पवित्र हिंदू महीने सावन के तीसरे सोमवार को भी भक्त महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। भक्ति के रंग में रंगे भक्त महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और उसके बाद महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं। इन सब के बीच में अब आपको काशी विश्वनाथ मंदिर लेकर चलते हैं, जहां पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। सावन के तीसरे सोमवार को भी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर जिला प्रशासन ने भक्तों पर ही फूलों की बारिश की है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि क्या इस वक्त काशी में तो गीतू ये कहा जाता है कि काशी के कड़ कड़ में शिव है, और वहां पर जो शिव की भक्ति है, किस तरह से देखिए प्रशासन, सरकार वहां शिव भक्तों पर वर्षा कर रही है। पुष्प की वर्षा की जा रही है, गुलाब से की जा रही है। अपने आप में पूरे सावन के इस महीने को काफी पावन बनाता हुआ नजर आ रहा है। और कंचनी देखिए, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। खासतौर से काशी में जिस तरह से यहाँ पर एक विशेष पूजा अर्चना सावन के दौरान होती है, इसलिए जो लोग हैं वो बिना किसी बात की परवाह करें, क्योंकि मौसम भी हम देखने लगातार बिगड़ रहा है, भारी बारिश है, जल भराव की स्थिति काशी में है, लेकिन उसके बाद भी जो भक्तों का उल्लास है वो कम नहीं हो रहा है। और पूरी श्रद्धा भाव के साथ दूर दूर से ही भक्त ऐसे मौसम में भी भोले के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ से मांगा जाता है वो पूरा होता है। और देखिए, हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पंडित भी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अभिषेक, तो सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में किस तरह से भक्तों के अंदर जोश दिख रहा है? भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लोग पहुंच रहे होंगे, जलाभिषेक कर रहे होंगे, क्या तस्वीर है?
जी, मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद में जो सावन का पावन पर्व है और आपने बताया कि तीसरा सोमवार भी है, तो साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है मैं कि मंदिर प्रांगणों में लगातार जो श्रद्धालुओं का वो तांता लगा हुआ है। और तस्वीरों में देख सकते हैं आप जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ मंदिर प्रांगण में पहुंचे हुए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई जाप कर रहा है, और देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं हैं, आदमी हैं, पुरुष हैं, कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जल जल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चंदन आदि इत्र का भी चढ़ाकर अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल अभिषेक, और ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से भक्तों में जोश है, उत्साह है। काफ़ी दूर से भी लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में कंचन, ये माना जाए कि जो माहौल है वो भक्तिमय है, और कहीं ना कहीं जो भक्तों का जोश है वो कम नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति इतने चरम पर होती है इस महीने में कि लोग चाहते हैं किसी भी हालत में, किसी भी परेशानी के तहत हों, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन करने पहुँचे। बिल्कुल, तो अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रीरेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है। अयोध्या में भी भक्ति का रंग देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सोमवार का दिन है और इसी मौके पर मंदिर में भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, जल अभिषेक करते हुए गीतू नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आज तीसरे सोमवार के अवसर पर क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की है। लंबी लाइन में लगकर पूजा पाठ करने श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अयोध्या का क्षीरेश्वर मंदिर है ये, और वहीं उज्जैन महाकालेश्वर की अगर बात करें तो वहां पर भी विशेष पूजा अर्चना हो रही है। भक्ति में सराबोर महादेव के भक्त महादेव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। पवित्र हिंदू महीने सावन के तीसरे सोमवार को भी भक्त महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि भक्ति के रंग में सराबोर हुए भक्त महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। उसके बाद महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये साफ बयां करती हुई नजर आ रही हैं कि आज क्योंकि सावन का सोमवार है, सावन के सोमवार में भक्तों का कितना खूबसूरत तांता मंदिरों में लगा हुआ है। और अब बात करते हैं सोच की बात की में आज बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। संसद के मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है। पिछले हफ्ते संसद में हंगामा देखने को मिला था, जिससे सत्र चल नहीं पाया था। आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा 16 घंटे तक होगी। बिल्कुल, और संसद में आज से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये चर्चा हो रही है। तो संसद के मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है, और आज लोकसभा में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे लगातार ये चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। विपक्षी सांसद मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप का सीज फायर के दावे को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर कांग्रेस की तरफ से अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों को 28 से 30 जुलाई तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। सरकार इस चर्चा में पूरे आक्रामक तेवर के साथ उतरने जा रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अहम चर्चा से पहले सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सचिव राजेश कुमार सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ कई दौरों की बैठक की है। राहुल गांधी समेत समूचा विपक्ष विदेश नीति को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। राहुल और विपक्षी नेता ये दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को किसी दूसरे देश का सहयोग नहीं मिला है। इसके अलावा विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा चूक का मुद्दा भी उठाते हुए सरकार की तैयारी में है। इन सब के बीच में आज का दिन अपने आप में अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो काफी अहम माना जाता है। 16-16 घंटे दोनों हाउसेज में इस बात पर चर्चा होगी, और ये वो मुद्दा है जिसको लेकर अब तक सदन सुचारू रूप से चल ही नहीं पाया है। जैसे ही सदन की शुरुआत हुई है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तुरंत स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि पहलगाम वाला मुद्दा विपक्ष लगातार सरकार के सामने रखता हुआ नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष जो है ये कह रहा है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम में जो कुछ हुआ है उस पर जवाब दे, और सरकार पूरी तैयारी के साथ आज दोनों हाउस में अपना जवाब देगी।
बिल्कुल। और आज देखना होगा 16 घंटे जब ये चर्चा होती है तो कंचन किस तरह का साथ विपक्ष का मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई ऐसी जो चर्चा है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, समय बर्बाद होता है संसद का और उस तरह से चर्चा नहीं हो पाती जिस तरह से होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा संयम इस दौरान सभी सांसदों को बरतना चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हम देखते हैं कि मर्यादा जो है वो पार कर दी जाती है, जिसके चलते सदन को स्थगित करना पड़ता है। अगर ऐसी कोई हालत बनती है इस दौरान तो आप समझिएगा कि जो समय निर्धारित किया गया है 16 घंटे, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान पड़ेगा और उसमें कहीं ना कहीं इस बात को ये मानकर चलिए कि अगर आज चर्चा नहीं हुई तो बाकी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। और ये मुद्दा अपने आप में है, क्योंकि वो मुद्दा है जिसको लेकर देखिए तरह तरह की बातें विपक्ष करता आया है। और क्योंकि इस बात का जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप कई बार 20 से ऊपर बार इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट, कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज़फायर मैंने कराया है, तो इस पर विपक्ष अपनी लामबंदी दिखा रहा है, विपक्ष एकजुट है और विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं दो देशों के बीच में सीज़फायर कराने वाले। इस बात का जवाब उनको सरकार से चाहिए और सरकार अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रही है। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो निंदनीय है, उस पर चर्चा हुई है, उस पर किस तरह से भारत ने रिएक्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत नाम भी इतना अच्छा रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, उनका नाम पूछा गया था, उसने सबको स्तब्ध कर दिया था। इन सब के बीच में सरकार का क्या काम रहा, सरकार की क्या नीति रही, क्या रोल रहा, किस तरह बातचीत हुई, क्या नहीं हुआ, तीनों सेनाओं के प्रमुख से खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत की है। और ये एक बार या दो बार की बातचीत नहीं है, ये कई दौरों की बातचीत हुई है। और इस कई दौरों की बैठक में एक बात तो साफ है कि सरकार अपनी पूरी क्लियर नीति के साथ आज हाउस के सामने प्रेजेंट करेगी। अब ये विपक्ष पर निर्भर करता है, विपक्ष पर यह निर्भर करता है कि विपक्ष सदन को सुचारू रूप से चलने दे या ना चलने दे। आप ये समझ लीजिए कि आज की जो हाउसेस दोनों होने वाले हैं उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल। और अब देखना होगा कि किस तरह से ये बैठक रहती है, क्योंकि 16 घंटे लगातार चर्चा की जाएगी। और हालांकि कंचन जो बातें सत्ता पक्ष पहले से ही कह रहा था लेकिन विपक्ष उसे मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप की मध्यस्थता की बात की जा रही है कि यहाँ पर अमेरिका ने इंटरवीन किया है और उसके बाद जो है ये जंग रोकी गई है, सीज फायर हुआ है। तो उसको लेकर जिस तरह से पीएम मोदी दावा करते रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, या रक्षा मंत्री ने भी जिस तरह से कहा है कि नहीं हमने जो मध्यस्थता की है वो अपनी तरफ से की है, पाकिस्तान ने हमें अप्रोच किया था और उसके बाद हमने सोचा है कि इस जंग को रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा, लेकिन उसको लेकर मुझे नहीं लगता विपक्ष किसी भी तरह से मानेगा। 3 महीने बाद ये चर्चा पार्लियामेंट में हो रही है और इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया और जिस टारगेटेड ढंग से आतंकवादियों को और उनके आकाओं को नष्ट विनष्ट किया, ये सारे चीज़ें सिर्फ देशवासियों की नहीं अगले पीढ़ी के लिए भी ये एक उदाहरण बनेगा और पार्लियामेंट इसको रिकॉर्ड करेगा और अपना संवेदना सबके लिए व्यक्त करेगा। जो पहलगांव में जो उन्होंने अपनी प्राण गंवाई और जिसके उत्तर में भारत ने एक दृढ़ संकल्प लेके आतंकवाद के खिलाफ लड़ा। तो देखा आपने कि आज का दिन अपने आप में अहम है, आज का दिन सदन के लिए अहम माना जाता है। दृष्टि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, सीधा रुख करते हैं दृष्टि का, हमारी संवाददाता दृष्टि। 16 घंटे का समय रखा गया है। विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले में मुद्दा उठाएगा, सरकार की क्या तैयारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ कई दौरों की बैठक कर चुके हैं, क्या कुछ और जानकारी? देखिए बिल्कुल, आज 11 बजे से पार्लियामेंट शुरू होगा और 12 बजे चर्चा शुरू होगी और राजनाथ सिंह 12 बजे से सदन को अपनी बात रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे और पहलगाम के मुद्दे पे। और देखिए सरकार की अपनी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह होंगे और प्रधानमंत्री भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जेपी नड्डा होंगे, किरण रिजिजू होंगे, अमित शाह भी इस बैठक में भाग ले सकते हैं। और विपक्ष ने तो व्हिप जारी कर ही दिया है, विपक्ष के सारे सांसद वहां पर होंगे और ये चर्चा 16 घंटे चलने वाली है। शुरुआत 12 बजे से होगी। देखिए विपक्ष हमेशा से जहां सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा था तो सर्वदलीय बैठक भी हुई, लेकिन वो ये चाह रहा था विपक्ष की प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करें।
तो इस बार प्रधानमंत्री भी सदन में रहेंगे, वो चर्चा में भाग ले सकते हैं, इसकी पूरी उम्मीद है। और देखिए, शुरुआत होगी, विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। विपक्ष हमेशा इस बात को उठाता रहा है कि उन 26 टूरिस्ट को मारने वाले आतंकवादी कहां गए, सुरक्षा में चूक कहां हुई। नंबर 2, विपक्ष का ये कहना है कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया, और जब दोनों देशों में युद्ध चल रहा था तो भारतीय सेना को कितना नुकसान हुआ। सीडीएस जनरल भी इस बात को, अनिल चौहान भी इस बात को कह चुके हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी से नहीं चल सकती, हमारे रक्षा विशेषज्ञों को नई उपकरण चाहिए, नए हथियार चाहिए। तो इस बात को भी विपक्ष ने लेके मुद्दा बना लिया, और विपक्ष का ये कहना है कि हमको पूरी तरीके से पहलगाम की और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाए और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जी जाए। तो इसी को लेकर के अब बातचीत शुरू होगी और विपक्ष पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को उठाएगा। और देखिए, इसमें हंगामे की भी पूरे आसार आ रही है। दृष्टि, एक और बात अपने आप में अहम हो जाती है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार ये मांग कर रहा था, विपक्ष की वजह से अब तक सदन चल ही नहीं पाया है। पिछले हफ्ते हमने देखा सदन का क्या हाल रहा, इस बारे में लगातार चर्चा भी की गई कि जब भी सेशन आता है विपक्ष का यही हंगामा देखने को मिलता है। लेकिन आज काफी उम्मीदें हैं, और उम्मीद लगाना जायज भी है, क्योंकि जनता का पैसा जा रहा है जब सदन नहीं चल पा रहा है। तो इन सब के बीच में सरकार किन तैयारियों के साथ आज दोनों हाउसेस में उतरेगी? देखिए, आज लोकसभा में ही 16 घंटे की चर्चा होनी है और कल 29 तारीख को राज्यसभा में चर्चा होनी है। तो ऐसे में सरकार पूरी तैयारियों के साथ है। सरकार के पास हर वो सबूत है कि वो दिखाए कि हमने हर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी विदेशों में भी दी है, डेलीगेशन गया था, और विपक्ष के कहने पर आज हम संसद में भी इस चीज़ को सामने रखेंगे। और देखिए, पहले ही मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, वो मान चुके हैं कि हाँ, सिक्योरिटी में लैप्स था, और कहाँ वो गए वो आतंकी, उनको पकड़ने के लिए सरकार किस तरीके के तैयारियां कर रही है या तैयारियां दृष्टि है, माना जाए इस मुद्दे को लेकर कुछ पॉइंट्स पे सरकार घिरती हुई भी नजर आएगी, लेकिन उसके बाद भी क्या विपक्ष इस पूरी बातचीत से संतुष्ट होगा, ये देखना होगा। देखिए, बिल्कुल विपक्ष के लिए संतुष्टि का कोई अवसर नहीं है। हालांकि वो इसी मुद्दे पे सरकार को घेरने का पूरा कोशिश करेगा कि वो आतंकी अभी तक कहाँ हैं। देखिए, यहीं से शुरू होगा। और फिर ट्रंप कौन होते हैं जो 25 बार कहने वाले कि सीज फायर, क्योंकि ट्रंप के ट्विटर पोस्ट के बाद ही विक्रम मिस्री ने सीज फायर का ऐलान किया था। तो इन दो बात पे सरकार को विपक्ष घेरने की पूरी तैयारी है, और विपक्ष लगातार हंगामा आज भी कर सकता है, इसके पूरे आसार है। अब सरकार की तरफ से किस तरह की दलीलें दी जाएंगी, किस तरह के पक्ष रखे जाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। किरण रिजिजू पहले भी कह चुके हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। तो आज होगा, क्योंकि आज जो है दिन है अपने आप में लोकसभा के लिए, और बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सरकार पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। विपक्ष लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था। शुक्रिया दृष्टि जानकारी देने के लिए। इन सब के बीच में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बिहार में एसआईआर की। एसआईआर के तहत बनाई जा रही नई वोटर लिस्ट को तैयार करने का पहला चरण पूरा हो चुका है। 24 जून से शुरू हुई इस अभियान के तहत 25 जुलाई तक लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म फिल किए हैं। 26 जुलाई को इसे फ्रीज कर दिया गया है। अब 1 अगस्त को नई बनी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाएगा। नई वोटर लिस्ट में कम से कम 65 लाख मृत स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं। डुप्लीकेट और लापता वोटर्स के नाम कटना तय माना जा रहा है। आयोग द्वारा दिए गए आंकड़े ये बताते हैं कि 4.89 करोड़ वोटर वाले बिहार की इस वोटर लिस्ट में अब तक 8.31% वोटर कम होकर वोटरों की संख्या 7.24 करोड़ रह जाएगी। और इसमें अभी फाइनल वोटर लिस्ट आने पर वोटर्स की संख्या और घट या बढ़ सकती है। तो पूरे हुए पहले चरण में बिहार के 91.69% वोटर्स ने अपने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करा दिए हैं, और यहां पर नई वोटर लिस्ट बन रही है। और इस लिस्ट में अभी तक 8.31% वोटर्स के नाम कटने वाली लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और इस तरह से इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में आयोग को वोटिंग टर्नआउट भी बढ़ने की उम्मीद है। तो चुनाव आयोग के जारी आंकड़ों में 22 लाख यानी कि 2.83% वोटर मृत मिले हैं। 36 लाख यानी 4.59% वोटर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं, और इनमें से काफी लापता है। इनके अलावा 7 लाख यानी 0.89% वोटर्स ने बिहार में ही एक से
ज्यादा जगह अपने वोटर कार्ड बनवा रखे हैं। तो अभी फाइनल लिस्ट बनने तक इसमें और नाम घट बढ़ सकते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ये बात कई बार कह चुके हैं कि बिहार की वोटर लिस्ट में से एक भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटेगा, भले ही उसके दस्तावेज ढूंढने के लिए उन्हें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर अंत में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अंतिम फैसला ERO को लेना होता है। अगर वो वोटर के भारतीय होने से किसी भी तरह से संतुष्ट हो पाता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आम आदमी के सवाल की। सवाल है कि आज आम आदमी की जिंदगी का बात करेंगे। बाराबंकी के मंदिर में भगदड़ से बड़ा हादसा हुआ है। कल हरिद्वार में भी अफवाह के चलते भगदड़ हुई है। बार बार मंदिरों में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आता है। बाराबंकी जिले में अफसानेश्वर मंदिर में बिजली का तार टूटकर गिरने से भगदड़ मच जाती है। वहां पर 2 लोगों की मौत हो जाती है। इस हादसे में 38 श्रद्धालु घायल हो जाते हैं। सावन सोमवार की वजह से अफसानेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान बिजली का तार टूट जाता है, जिससे टिन शेड में करंट उतर जाता है। करंट की चपेट में आने से भगदड़ मच जाती है। वहीं आपको बता दें कि त्रिवेणीगंज CHC पर 10 घायलों को लाया गया, जिसमें 5 की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। हैदरगढ़ CHC पर 26 घायल श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है। एक को गंभीर स्थिति में रेफर किया गया है। इस पूरे हादसे के बाद मंदिर परिसर और इलाके में अफरा तफरी का माहौल लगातार बना हुआ है। तो प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुटे हैं। इससे पहले कल हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी भगदड़ मची थी और वहां भी बिजली का तार टूटने के बाद करंट की अफवाह के बाद भगदड़ जैसे हालात हुए और वहां पर भगदड़ मची। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हुए। घटना उस समय हुई जब मंदिर के मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भगदड़ की शुरुआत अफवाह से हुई थी। उन्होंने कहा कि हमें कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया और करीब 35 लोगों को अस्पताल लाया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि हादसे की वजह सीढ़ियों से 100 मीटर नीचे एक रेलिंग के पास बिजली का करंट लगने की अफवाह थी। जैसे ही भीड़ में यह अफवाह फैली कि रेलिंग में करंट दौड़ गया है, श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और कई लोग सीढ़ियों पर गिर पड़े। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप तस्वीरें देखिएगा। मंदिरों की तस्वीरें, ये 2 मंदिरों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। लोगों की भीड़ है और जरा सी लापरवाही, कोई अफवाह या कोई हड़बड़ी के चलते भगदड़ जैसे हालात हो जाते हैं। बड़ी दुर्घटना होने की आशंका रहती है। ऐसी भगदड़ में लोगों की जानें चली जाती है और जाने गई भी। मंदिरों में हादसे के पीछे अफवाह या कुप्रबंधन जिम्मेदार है? क्या सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया? ये तमाम सवाल हैं गीतू, जो इस वक्त इन तस्वीरों को देखकर उठते हुए नजर आ रहे हैं और उठने चाहिए भी। परिसर में एक बर्गर का पेड़ है, इसमें बंदर से खाया जाता है। बंदर के तार टूट गया और इसमें जो शेड यहाँ पर बनाया गया बनाने की वजह से कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगा। 2 लोग थोड़ा गंभीर हैं, जिनको जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाकी सभी लोगों का उपचार CHC हैदरगंज और CHC त्रिवेणीगंज में चल रहा है। बाकी की स्थिति सभी सामान्य। आज तो 19 लोग CHC पर पहुंचे थे, तो जिसमें 2 बंदे, बाकी सभी की स्थिति सामान्य डिस्चार्ज। और मनसा देवी हादसे पर उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। बड़ा दुखद हादसा यहाँ मनसा देवी में हुआ है। जो हमारे तीर्थयात्री माता के दर्शन करने आए थे, इस दुर्घटना में 6 लोगों की कैजुअल्टी हो गई है। जो 14 लोग गंभीर रूप से घायल थे, उनको एम्स रेफर किया गया है और बाकियों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। मैं उनसे मिलकर आया हूँ। लगभग सभी स्वस्थ हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। और इस संकट की घड़ी में हमारी पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है, क्योंकि अधिकतर जितने लोगों से मैंने बातचीत की, बिहार, बरेली, वन्य भार के क्षेत्रों के हैं और पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। तो उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बोला कि सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड क्यों ना हो या कोई और राज्य ही क्यों ना हो। एक गलत अफवाह से अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? क्या सरकार वहाँ की जिम्मेदार होती है? क्या प्रशासन जिम्मेदार होता है? क्या फिर वहाँ के लोग
जो उस मंदिर में आस्था के भाव के साथ तो पहुंचते हैं, लेकिन जब भगदड़ होती है तो उनकी आस्था, उनकी भक्ति सब चली जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने की फिराक में होते हैं और जान बचानी भी चाहिए, लेकिन उस भगदड़ में जो जानें चली जाती है वो कितनी दुखद होती है, उसका खामियाजा वो परिवार वाले भुगतते हैं जिनके परिवार वालों ने अपने एक चिराग को खोया रहता है। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का बहू, किसी का पिता, किसी की माँ, किसी का बच्चा। जब इस तरह की जानें जाती हैं तो मन स्तब्ध हो जाता है और कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि जो विषय आस्था का है उसे आप आस्था के साथ करिए, लेकिन जिस तरह जब अफवाह फैलती है, जब आप उस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जानें चली जाती हैं, तो ऐसे में हम आम आदमी, हम जनता, हम समाज को सोचना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमारी एक गलत खबर से, हमारी एक अफवाह से क्या हादसा हो सकता है। ऐसा ही हादसा मनसा देवी में देखने को मिला है, जहां पर सिर्फ जाने ही नहीं गई है, कई लोग घायल हुए हैं। लोगों को पता ही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं था कि जो मंदिर में तो जा रहे हैं मनसा देवी में अपनी मनोकामना लेकर, लेकिन उनका क्या हाल होगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है।